नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। सुंदर शब्द हैं शब्दों के आलोक में। और अभी हम पढ़ेंगे कृष्णा सोबती के विषय में, और ये है आरोह भाग 1, कक्षा एकादश की पुस्तक। और हम सब तैयारी कर रहे हैं पीजीटी हिंदी के लिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पूरे जो पाठ हैं उनका स्वाध्याय हो, उनका अध्ययन हो, उन्हें हम हर दिन सुने, हर दिन पढ़ें, सोचें क्या लिखा है उस कहानी में, उसको समझें। तो कृष्णा सोबती जी के विषय में हम जानने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर चैनल पे आज ही जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पीजीटी हिंदी से संबंधित सभी वीडियोस आपको यहाँ मिलने वाली हैं। और जो प्रमाणिक और मूल सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, जो मूल पाठ्यक्रम, उसी के संदर्भ में आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, और हम इसी के ऊपर परिचर्चा भी करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में ये बुक का लिंक भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कृष्णा सोबती जी के विषय में। जन्म सन 1925 गुजरात में हुआ। पश्चिमी पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान है। पश्चिमी पंजाब जिसको कहते थे, वर्तमान में पाकिस्तान में है। 1925 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है, 1925। और प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश ए लड़की, दिलो दानिश ए लड़की, समय सरगम, ये उनका उपन्यास था। डार से विछुड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, ये कहानी संग्रह है उनका। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, शब्द चित्र संस्मरण है। प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी सम्मान इन्हें मिला है। हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान इन्हें मिला है। साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें मिले हैं। अभी ये हमारे बीच में नहीं है। इनका देहांत कब हुआ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपने एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनकी कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है। जिन्हें क्या कहा जा सकता है? अमर कहा जा सकता है। जैसे मित्रों, शासनी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि ये कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशेष स्थान है, जिसमें अपनी ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत ने तत्समता, उर्दू का भांगपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नान भाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। चलिए बढ़ते हैं मियाँ नसीरुद्दीन की तरफ, जो हम हशमत से लिया गया एक छोटा सा किस्सा है। मियाँ नसीरुद्दीन के विषय में पढ़ने से हमें पीजीटी हिंदी की तैयारी तो होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी सीखने में मिलेंगी जो वर्तमान संदर्भ में बहुत आंखें खोलने वाली हैं। चलिए जानते हैं। साहबो उस दिन हम मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में
नान भाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ़ उनके मसीही अंदाज का। हुआ ये कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नान भाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और परेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर ये तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। ये तो खोजियों की खुराफात हैं, हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना ये था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब। नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, ये तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब ये कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। आपके वालिद? मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी मुट्ठी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानवाई गड़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नान भाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, भज़ा फरमाया है, पर ये तो बताइए कि जब आप हमने मुट्ठी की ओर इशारा किया इस काम पर लगे तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, कहा अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कहा बे, बच्चा कहता है बे। कहा जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब? एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी। बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा ना कच्ची में बैठा, ना बैठा वह पक्की में, ना दूसरी में, और जो बैठा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ? क्या हुआ उन 3 क्लासों का?
अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानभाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? ये बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानभाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ ना था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, ज़रा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्ठी बनाना ना सीखते, भट्ठी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसा देख किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब कि ये तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया है साहिब माना। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने ख़ानदानी नानभाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानभाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहु तेरे, पर ख़ानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानभाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँ बना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों ना बनती साहेब, बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, ये हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत ये सच्ची भी है कि? मियाँ ने तरेरा, पर क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना लेवेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए, 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बनाया तो कहा। अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना। हो तो चुकी साहिब, पर जानना ये था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। आजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? हम खिसियानी हंसी हंसे। है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाती हूँ। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पना बादशाह सलामत ही ना। कौन से? बहादुर शाह जफ़र की। मियाँ ने खींच कर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि
डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला लिया। अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्ठी सुलगा दो तो काम से निपटे। ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे ख्वाक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ ले, आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख ये मजमून ना छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग अपनी शागिर्दी करते हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं साहेब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मंजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्ठी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। भाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाब, दीदा, गाजेवान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से, निगली और हज़म। मियाँ अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से रोटी, निगली और हज़म भी हो गई। तो इस तरह से ये मियाँ नसीरुद्दीन के ऊपर एक लिखित सुंदर सी कहानी थी और कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखी गई थी। इस कहानी में वैसे तो अगर आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारी आलोचनाएं बनती हैं। छोटे बच्चे रहते हैं क्लासेस में, जब बीड़ी वाली बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं वो मन को चुभती भी हैं, लेकिन कृष्णा सोबती जी ने इसे लिखा है वो सुंदर तरीके से। एक किस्से को लिखा है जो एक साक्षात्कार के रूप में दिखाई देता है। और यहाँ देख लीजिए कुछ भाषा की बात में, पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया, आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। 3-4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल करें। लिखा है विटर बिटर देखना। यहाँ देखने की एक खास तरीके को प्रकट किया है। देखने संबंधित इस प्रकार के 4 क्रिया विशेषणों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। ठीक है, तो कुछ एक शब्द हैं, कुछ क्या, यहाँ तो बहुत सारे शब्द हैं। मैंने कृष्णा सोबती को आप सभी ने पढ़ा ही होगा। उर्दू शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करती है। हिंदी में मैं देखता हूँ कि हिंदी, हम पीएचडी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे हिंदी में आए हुए उनके द्वारा उर्दू शब्द जो हैं उन्हें हमें पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे लिखा नान भाई, तरह तरह की रोटी बनाने बेचने का काम करने वाला। ठीक है, ये जो नान शब्द है शायद इसी से मिलता जुलता है। काइयाँ, धूर्त और चालक को कहते हैं। पेशानी, माथा और मस्तक को कहते हैं। ठीक है, अखबार नवीस, पत्रकार को कहते हैं। खुराफात, शरारत को कहते हैं। इल्म, जानकारी होती है, ज्ञान होता है, विद्या होता है। नगीना साज, नगीना जड़ने वाला। और मीना साज, मीनाकारी करने वाला। रंगरेज, कपड़ा रंगने वाला। वालिद, पिता। अख्तियार करना, अपनाना। मरहूम, जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। मोहलत, कार्य विशेष के लिए मिलने वाला समय। और लम्हा भर, क्षण भर। नसीहत, सीख या शिक्षा। वज़ा फरमाना, ठीक बात कहना। शागिर्द, शिष्य। परवान करना, उन्नति की तरफ बढ़ना। जमात, कक्षा, श्रेणी। रुखाई, उपेक्षित भाव। तरेरा, घूर कर देखा। रुमाली एक प्रकार की रोटी होती है जो रुमाल की तरह बड़ी और बहुत पतली होती है। जहमत उठाना, तकलीफ, झंझट, कष्ट उठाना। मजमून, मामला और विषय। ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्ट था जिसे हमने पढ़ लिया। कैसा लगा पार्ट? वीडियो लाइक करें, शेयर करें बाकी दोस्तों तक भी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से पीजीटी हिंदी के लिए ये जो मूल पार्ट है उनको अच्छे से पढ़ें, डिस्कस करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ भी बातें अगर आपकी हैं तो वो लिखें। धन्यवाद एक बार फिर से सभी शिक्षक साथी।